हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न विद अंकु। आज हम बात करेंगे व्यक्तिगत मतभेद, इंडिविजुअल डिफरेंस। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो व्यक्तिगत मतभेद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर टीचिंग एग्जाम्स के लिए। तो देखते हैं व्यक्तिगत मतभेद का मतलब क्या होता है। व्यक्तिगत मतभेद का मतलब होता है लोगों के बीच में डिफरेंसेस। सबका कुछ ना कुछ अलग अलग गुण होता है, क्वालिटी होती है, उनका फिजिकल एस्पेक्ट अलग हो सकता है, उनके सोचने समझने का तरीका अलग हो सकता है। इसको हम कैसे अपने पढ़ने पढ़ाने के तरीके में इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐड करके हम अपनी पढ़ाई को कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड बना सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिगत अंतर का अर्थ। स्किनर ने एक परिभाषा दिया है कि मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व विभिन्नता का अंश होता है। मतलब मापन करने का मतलब हो गया कि अगर हम किसी को देख के भी अगर मेजर करें तो देखते हैं कि कोई देखने में लंबा, कोई छोटा, कोई काला, कोई गोरा, कोई बहुत मोटा, कोई बहुत पतला। तो कुछ चीज़ें तो हम देख के ही पता कर सकते हैं कि हाँ, ये मतलब कि कमज़ोर है, बहुत मजबूत है, स्वस्थ है। तो ये जो भी एस्पेक्ट होते हैं, ये सब व्यक्तित्व विभिन्नता का अंश होता है। हेडलर ने भी इसके संबंध में एक बात कही है कि रूप, रंग, गति, कार्य, बुद्धि, अभिरुचि, अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट, आदि लक्षणों में पाई जाने वाली विभिन्नता। मतलब किसी का रूप, वही रूप मतलब कि कोई किसी का फेस कटिंग जो होता है वो अच्छा, किसी का बुरा, और किसी का कलर काला, गोरा, सांवला। गति, कार्य करने की क्षमता, क्या कौन से बच्चे में कौन सा इंटरेस्ट है। कोई ड्राइंग बहुत अच्छा करता है तो कोई फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, तो उसका क्या इंटरेस्ट है। इन सब चीज़ों में जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं ना, उसे हम कहते हैं व्यक्तित्व विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और हर एक में अपना एक विशेष क्वालिटी होता है। जरूरी नहीं कि डल बच्चा हमेशा हर एक चीज़ में डल ही रहे। हो सकता है वो बहुत अच्छा क्रिएटिव माइंड का हो, वो बहुत अच्छा चीज़ इन्वेंट कर सकता है, जैसा कि आपने देखा था न्यूज़ का। आगे देखते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू ब्रांच। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है उसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब होता है कि जो बच्चे या जो लोग एक से अधिक लोगों से बात करना, उनसे अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, उनसे अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, आइडियाज बता सकते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं इंटरपर्सनल। ठीक, टेक प्लेस बिटवीन टू आर मोर पीपल। अंतर व्यक्तित्व, इसको हिंदी में यही लिखा गया है कि जो लोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों से बातचीत करते हैं, अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं, उसे इंटरपर्सनल कहते हैं। आगे देखते हैं इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है कि अंतरा व्यक्तित्व, मतलब वो खुद में ही खुद के विचार में उलझा रहता है, वो अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं करता है। वो अपने आइडियाज खुद क्रिएट करता है, उसको खुद अप्लाई करता है, तो उसे हम कहते हैं इंट्रापर्सनल। तो इसको हम कैसे अपने इसे कैसे हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तो जैसे देखते हैं क्लास में अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो ज़रूरी नहीं कि सब बिल्कुल ही बात ना करें, और ज़रूरी नहीं कि सब के सब बात ही करें। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं ये कम्युनिकेशन के आधार पे, मतलब बच्चे दूसरे से कैसे बातचीत करते हैं उस आधार पे इसे इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल नाम दिया गया। लेकिन जुंग ने इसे क्लासिफाई किया है तीन में। कम्युनिकेशन के आधार पे उन्होंने तीन टाइप्स के पीपल के ग्रुप बताए हैं। एक इंट्रोवर्ट जो अंतर्मुखी होता है, मतलब खुद से बात करता है, जिसे इंट्रापर्सनल भी कहते हैं। एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी, जो अपनी बातों को, व्यवहार को, विचार को, आइडिया को सबके साथ एक्सचेंज करता है, उसे बताता है, उसका फीडबैक लेता है, उसे एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। और एम्बीवर्ट क्या होता है, ये 100% इंट्रोवर्ट भी होता है और 100% एक्सट्रोवर्ट होता है। मतलब अभोमुखी होता है, मतलब उभोमुखी, मतलब कि ये शांत भी रहता है किसी किसी केस में, और किसी किसी केस में अपने प्रॉब्लम्स को दूसरों से शेयर भी करता है, अपने प्रॉब्लम्स को, आइडियाज को, इन सबको। आगे देखते हैं इंट्रा और इंटरपर्सनल में क्या डिफरेंसेस है। इंट्रापर्सनल मतलब इंट्रापर्सनल सिर्फ एक आदमी के अंदर पाए जाने वाले गुण, उसके विचार, इन सबको इंट्रापर्सनल कहते हैं। लेकिन इसका यूज करके जो आदमी रहता है या बच्चा रहता है उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट और बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रहता है इंट्रापर्सनल बच्चों में।
लोगों में, और इंटरपर्सनल बच्चों में वो एक से अधिक लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं। अपने रिजल्ट्स को, मतलब आइडियाज, प्रॉब्लम, अपना एक्सप्रेशन, फीलिंग, डिसीजन मेकिंग, गोल और टीम बिल्डिंग और पर्सनल ग्रोथ, इन सब चीज़ों को एक दूसरे से डिस्कस करते हैं ताकि वो एक अच्छे निर्णय को ले सके। क्योंकि इंटरपर्सनल में कभी कभी क्या होता है, वो गलत डिसीजन भी ले लेते हैं जिसके वजह से वो आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो इसका बस बताने का ये मतलब था कि हमारे क्लास में कम्युनिकेशन आधार पे भी बच्चों में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कोई बच्चा कम बोलता है, कोई बच्चा अधिक बोलता है, तो उसके कम्युनिकेशन आधार पे हम ये नहीं जज कर सकते कि कम बोलने वाला बच्चा इसलिए कम बोल रहा है क्योंकि वो इडियट है, वो डल है, उसको पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका जो कम्युनिकेशन है वो इंटरपर्सनल में डिवाइडेड है, और ये हेरिडिटी से हमें मिलता है। ये हमारे इन्वायरमेंट से नहीं, हमें ये हेरिडिटी से मिलता है। जैसे देखिए, ये इंटरपर्सनल की बात बता रहे हैं। जैसे कोई बच्चा है, वो अपने प्रॉब्लम्स को इसके पास भेजेगा बैरियर्स के थ्रू मैसेज। इसने अपना मैसेज भेज दिया, ये रिसीवर है, इसने रिसीव कर लिया। इसके बाद इसका जिस क्वेश्चन को इसने इससे पूछा, उसका इससे क्या कनेक्शन है, या उस क्वेश्चन को किस तरीके से डील करता है। तो यहाँ पे हमें दो टाइप्स के आंसर मिल सकते हैं। एक तो इसके दिमाग में क्या चल रहा है, और दूसरा ये क्या सोचता है उस क्वेश्चन के बारे में। तो जब दो क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे तो जरूर जाहिर सी बात है, फीडबैक जो आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, सेटिस्फेक्शन वाला आएगा। तो इसलिए उसने इंटरपर्सनल लोग अपना मैसेज एक दूसरे से कहते हैं और फीडबैक पाते हैं। इसके बाद वे अपने काम को करते हैं। तो ये हो गया। जबकि इंट्रापर्सनल में क्या होता है कि बच्चे खुद में ही कंफ्यूज रहते हैं। कभी वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, फिर वो खुद को बोस्ट करेंगे, खुद को समझाएंगे कि नहीं नहीं, मेरे अंदर तो एबिलिटी है, तो मैं ये कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंसेस होते हैं इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल बच्चों में। ये आप देख रहे हैं कम्युनिकेशन, ये एक से अधिक लोगों से बात करने में इंटरेस्टेड हैं, बात करने में अच्छा लग रहा है इनको। जबकि इंट्रापर्सनल में क्या था, ये खुद में ही अकेले सोच रही हैं, अपना समझ रही हैं, इनका क्या अलग से तरीका है काम करने का या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का, इनके क्या आइडियाज है, ये खुद से एनालिसिस। आगे देखते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के प्रोज एंड कॉन्स। तो इसके भाई लाभ तो ये है कि सेल्फ अवेयर रहता है बच्चा, सेल्फ मैनेजमेंट अच्छा कर लेता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रहता है। लेकिन अगर वो किसी से अपनी बात को कहता नहीं है तो वो ओवर थिंकिंग हो जाता है, वो हमेशा सोचने लगता है हर चीज़ों को, मिसकॉन्सेप्शन, कभी कभी गलत अवधारणाएं भी बना लेता है किसी को लेके। जब तक कि आप अपनी बात को दूर, अगर आपका किसी से प्रॉब्लम है, जब आप उस प्रॉब्लम को किसी से कहेंगे नहीं तो आप जो सोचेंगे आपको वही सही लगेगा ना। जब तक आप सामने वाले का फीडबैक नहीं ले लेते हैं, तब तक आपको लगेगा कि हाँ मैं सही हूँ। लेकिन जरूरी नहीं कि आप सही हैं तो ये बात सही है, हो सकता है ये मिसकॉन्सेप्शन हो, आपने उस बात को गलत ले लिया हो। इसलिए हमें इंटरपर्सनल लोग जो रहते हैं वो अपने कॉन्सेप्शंस को एक दूसरे से डिस्कस करके दूर कर लेते हैं। इनकरेक्ट डिसीजन भी कभी कभी ये लोग ले लेते हैं। तो ये रहा कम्युनिकेशन के आधार पे बच्चों का डिफरेंस, कि बच्चे एक क्लास में इंटरपर्सनल भी हो सकते हैं, इंट्रापर्सनल भी हो सकते हैं। इसलिए हमें बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन के तौर पे उन्हें एक साथ लेके चलना चाहिए। अगर कोई बच्चा कम बोल रहा है तो उसको मौका दे कि वो बात करे, वो अपनी बातों को रखे, ना कि वो चुप चुप आए क्लास में और चला जाए। जब तक कि हम उसके लिए कुछ ऐसा क्लास में इंटरेस्टेड चीज करें, अपने पाठ्यक्रम को उस तरीके से क्रिएट करें कि वो बच्चा भी एक्टिव हो क्लास में बोले। देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता की विशेषताएं क्या हैं। ये हिंदी मीडियम्स के जो बच्चे वो इसका नोट्स बना सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्लाइड ऐड किया है। कोई दो व्यक्ति आपस में एकदम समान नहीं होते, चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो। फ्रैटर्नल ट्विंस, कभी कभी सेक्स डिफर रहता है उन लोगों में। और आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि अगर दोनों बच्चे हैं, दोनों लड़के रहेंगे, दोनों लड़कियां रहेंगी, लेकिन फिर भी उनका जो थॉट ऑफ माइंड है या उनके सोचने समझने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं चेंज होता है। जरूरी नहीं कि वे ट्विंस हुए तो वो हर एक चीज एक साथ करेंगे, उनका इंटरेस्ट हर चीज में समान रहेगा। हो सकता है कि ट्विंस बच्चे में कोई सोशली ज़्यादा रहना पसंद ना करे और किसी को बात करना बहुत पसंद हो। तो इसलिए हम एक ही पैमाने पे सबको मेजर नहीं कर सकते हैं, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं और कुछ ना कुछ स्पेशलिटी
स्पेशल चीज़ें भी होती हैं। सॉरी। आगे देखते हैं, व्यक्तित्व विभिन्नता में व्यक्तित्व के केवल मापनीय लक्षणों को समाहित किया जाता है, जैसे भार, लंबाई, बुद्धि, अभिक्षमता, क्रोध, सामाजिकता। कोई कोई बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा आईक्यू रहता है, कोई बहुत लंबा रहता है, तो कोई बहुत मोटा रहता है। तो क्लास में बहुत सारे टाइप्स के बच्चे होते हैं। कभी कभी बच्चे एक दूसरे का मजाक भी लेते हैं, लेकिन हमें उन सबको ज़्यादा फोकस ना करके इन सभी बच्चों को साथ लेके चलने की ज़रूरत है, ताकि किसी को ये ना लगे कि नहीं मैं मतलब उस बच्चे को ही ज़्यादा ध्यान दे रही जिसका आईक्यू अच्छा है या जो पढ़ने में अच्छा है। इसलिए हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को ज़्यादा ध्यान में रख के हमें सारे बच्चों को साथ में लेकर चलना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक रिसोर्स की तरह यूज करना चाहिए, ना कि एक प्रॉब्लम की तरह कि नहीं हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चों को तो बहुत जल्दी समझ में आ जा रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है, तो उन्हें छोड़ दो, वो कभी समझ ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। ये हमारा दायित्व होता है कि हम बच्चे को किस तरीके से पढ़ाए कि जो डल बच्चा है उसे भी अच्छा लगे पढ़ने में, वो भी एक्टिव रहे। आगे देखते हैं, कोई व्यक्ति किसी गुण विशेष में की दृष्टि से औसत प्राप्तांक से निकट हो सकता है और दूसरे गुण में औसत प्राप्तांक से कम हो सकता है। मतलब यही है कि अगर कोई बच्चा, किसी की आईक्यू 140 है और किसी की आईक्यू 70 है, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसे गुण हों जो इसमें ना हो। मतलब ये पढ़ने में बहुत तेज है, इनको मैथ्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, हर सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये जो 70 to 90 जिसका आईक्यू है, उसके अंदर हो सकता है क्रिएटिविटी ज़्यादा हो, वो क्वेश्चंस को ढूंढना, उसको पुट अप करना, ये सब उसके अंदर ज़्यादा क्वालिटी हो। तो ज़रूरी नहीं कि जो जिसका आईक्यू ज़्यादा है वो हर एक चीज़ में अच्छा है। हो सकता है जिसका आईक्यू 90 प्लस है वो उसमें कुछ ऐसे गुण हो जो 140 वाले में ना हो। तो इसलिए कुछ गुण में 140 वाला आईक्यू वाला बच्चा ज़्यादा हो सकता है और कुछ गुण में कम हो सकता है। आगे देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के मापीय लक्षण सामान्यतः एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मतलब उच्च बुद्धि वाले बालक की शैक्षिक उपलब्धि भी ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है, अगर किसी बच्चे का क्रिएटिव माइंड है तो वो कल आगे जाके साइंटिस्ट बन सकता है। अगर किसी बच्चे को मैथ्स या साइंस अच्छे से समझ में आता है तो आगे वो जाके साइंटिस्ट बन सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम का एनवायरमेंटल कंडीशन उतना सही नहीं था, लेकिन उनकी जो बुद्धि लब्धि लब्धि थी वो ज़्यादा थी। इस वजह से वो आगे जाके मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उनके अंदर उनका आईक्यू भी ज़्यादा था और उनकी शैक्षिक उपलब्धि भी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि उनका आईक्यू ज़्यादा था। आगे देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता मानव के विविध प्रकार के विकास का आधार होती है। विविधता अगर एक रिसोर्सेज की तरह लें तो बहुत ही पॉजिटिव एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। अगर क्लास में आपके 40 बच्चे हैं और 40 के 40 सेम हैं, एक साथ सब समझते हैं और एक साथ सबको समझ में नहीं आता, तो आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में, और जो क्लास में जो रहता है जिज्ञासा वो नहीं रह पाता है बच्चों में। इसलिए अगर डाइवर्सिटी है, अगर डिफरेंसेस हैं क्लास में, तो वो एक रिसोर्स का काम करते हैं टीचर्स के लिए भी और उसके साथ साथ स्टूडेंट के लिए भी। अगर कोई बच्चा साइंस में बहुत अच्छा है तो वो अपना कुछ प्रैक्टिकल अगर इस क्लास में डिस्कस करता है तो दूसरे बच्चे उससे अफेक्ट होंगे, तो उन्हें भी उस साइंस के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगेगा। इसी तरह अगर कोई मैथ्स का बच्चा है वो बहुत अच्छा है तो वो किसी प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकता है, तो वो चीज़ अफेक्ट करेगी उस बच्चे को जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है। वो भी उस रूल को अपनाएगा और अपने मैथ्स में के इंटरेस्ट को बढ़ाएगा। इसलिए अगर डाइवर्सिटी है तो ये बेस्ट है, रिसोर्स है टीचर्स के लिए भी, टीचर्स को भी। आगे देखते हैं, टू मेजर फैक्टर। हमारा जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, अगर किसी की हाइट, कलर, किसी का आईक्यू, ये सब अगर एक दूसरे से डिफरेंट है बच्चों में, तो ये उनकी हेरिडिटी से मिलता है, ना कि इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट से तो बस उनका कैसा बैकग्राउंड है, वो किस बैकग्राउंड में पले बड़े हैं, ये चीज़ें इन्वायरमेंटल से कनेक्ट हैं। आगे देखते हैं, देखिए जैसे हेरिडिटी, कोई बच्चा अगर इंटेलिजेंस है, उसका फिजिकल कंडीशन अच्छा है और कभी कभी लेप्रेसी वगैरह भी हो जाता है, तो वो सब हेरिडिटी की वजह से होता है, इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं रहता है। एप्टीट्यूड, बच्चा किस तरीके से क्या दृष्टिकोण रखता है किसी चीज़ को समझने में, कुछ स्पेशल टैलेंट हो सकते हैं। कभी कभी तो
बच्चा आर्ट उसका बचपन से ही आर्ट या सिंगिंग ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी रहती हैं, तो ये सब हेरिडिटी से मिलता है। सेक्स जैसे कोई लड़की है तो ज़रूरी नहीं कि वो इन्वायरमेंट में आएगी तो वो लड़का बन जाएगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका हेरिडिटी उसका जो जीन्स है ना वो ट्रांसफ़र उसके क्रोमोसोम से जो लड़की बनने वाला जीन्स है वो ट्रांसफ़र हुआ है, वो ज़्यादा डोमिनेंट था, इसलिए जो सेक्स है वो लड़की हुई है। अगर वो लड़का है तो भी इन्वायरमेंट अगर अच्छा मिल जाए चाहे खराब मिल जाए, अगर उसका सेक्स लड़की या लड़का तो वो चेंज नहीं हो सकता, ये हेरिडिटी से मिला है। टेम्परामेंट उसका स्वभाव कैसा है, अगर उस इमोशनल मैच्योरिटी स्टेबिलिटी ये सब। और बच्चा इंट्रोवर्जन है एक्सट्रोवर्जन है, बहिर्मुखी अंतर्मुखी, लोगों से बात करना पसंद करता है कि नहीं। एक्सट्रोवर्जन मतलब कि लोगों से बात करता है, और इंट्रोवर्जन मतलब किसी से बात नहीं करता, ज़्यादा सोशली रहना इसे पसंद नहीं है। एफर्ट्स मेकिंग कैपेसिटी, क्रिमिनल टेंडेंसी, कभी कभी क्रिमिनल टेंडेंसी भी हेरिडिटी के थ्रू बच्चे में आ जाती है, जिससे बच्चा भी गुंडा मवाली बन सकता है। तो ये हो गया हेरिडिटी। ये जो चीज़ें हैं ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के मेजर फैक्टर है हेरिडिटी के अकॉर्डिंग। अब आगे देखते हैं कि इन्वायरमेंट का इसमें क्या रोल है। अब फैमिली बैकग्राउंड देख लेते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन अगर बच्चे की सही नहीं है तो जाहिर सी बात है उसके विकास पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, उसका कुछ ना कुछ डिफरेंसेस उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे। अगर उसके साथ अगर किसी अच्छे जिस फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है उस घर का बच्चा पढ़ रहा है उसके साथ, तो उन दोनों में सामान्यतः अंतर तो पाए ही जाएंगे। हो सकता है कि फिजिकल बैकग्राउंड की वजह से वो डिफरेंट हो, तो वो एक दूसरे को से बात करने में शर्माते हो, टिफिन शेयर करने में शर्माते हो, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। कम्युनिटी बैकग्राउंड, वो किस समुदाय से आते हैं। स्कूल देखिए, स्कूल का बहुत बड़ा बड़ा रोल होता है, इसके थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। पहला टीचर, टीचर बच्चों से कैसे रिएक्ट करता है, क्या वो सारे बच्चों को साथ लेके चल रहा है, क्या वो इंक्लूसिव एजुकेशन पे जोर दे रहा है, क्या वो सबको सबका साथ सबके विकास के साथ चल रहा है। अगर ऐसा है कि कोई बच्चा बहुत ब्रिलियंट है पढ़ने में, तो मैम उसे ज़्यादा फोकस कर रही हैं, उसी को ज़्यादा शाबाशी दे रही हैं, तो इससे क्या होता है जो डल बच्चा है उसके अंदर सीखने की जिज्ञासा नहीं रह जाती। वो जानता है कि बस एक ही बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो मैं ना पढ़ सकता हूँ, मैं तो इडियट हूँ। अगर टीचर इसको भी फोर्स करे कि नहीं बच्चा आप भी पढ़ सकते हो, या अपने वो पढ़ाने के तरीके में अपने पाठ्यक्रम में चेंज करे, कुछ और अच्छे टीएलएम का यूज करे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, जिससे कि जो डल बच्चा है वो भी सीखने के लिए जिज्ञासु हो। ऐसा हो कि अगर कोई बच्चा डल है उससे कुछ इजी क्वेश्चन पूछ के उसको फिर से इनकरेज किया जाए कि शाबाश आपने तो बता दिया। तो उसके अंदर क्या होगा, एक बार वो शाबाशी पा गया तो उसको सेकंड टाइम भी होगा कि नहीं मैं अच्छा कर सकता हूँ, इसलिए वो पढ़ने के लिए एक्टिव हो जाएगा। इसी को कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर डल बच्चा है तो उसको कुछ इजी क्वेश्चन दीजिए कंपेरेटिवली, कि अगर कोई भाई जिसका IQ 140 है तो जाहिर सी बात है वो तेज से होगा, लेकिन डल बच्चे को भी अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन में जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए उसकी कैपेसिटी के हिसाब से आप उसको क्वेश्चन रखिए और उसको इनकरेज करिए कि वो आंसर बताए, वो अपने बातों को क्लास में रखे। ये इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देता है। इसके साथ साथ फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं क्लास में, स्कूल में, क्या प्लेग्राउंड है कि नहीं है, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज होता है कि नहीं, और पीटीएम होता है कि नहीं, फिर फंक्शन वगैरह होता है कि नहीं, ये सब भी चीज़ें बच्चे को अपने अपने अभिनय को, अपने अपने गुणों को एक्सप्लोर करने का एक प्लेटफॉर्म देती हैं। अगर कोई बच्चा अच्छा डांसर है, अच्छा सिंगर है, अच्छा पेंटर है, तो उसके लिए एक कंपटीशन करवाना चाहिए, जिसके साथ वो लोग अपने अपने गुण को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएँ। तो ये फैसिलिटी और लोकेशन, स्कूल का क्या लोकेशन है, ऐसा तो नहीं स्कूल किसी नदी नाले के बगल में है जहाँ से बहुत सारे एक तो हवा, इसके साथ अच्छा वातावरण भी नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे मच्छर, मलेरिया वगैरह, डेंगू वेंगू ये सब होते तो पानी वगैरह से ही हैं। तो इसलिए स्कूल का लोकेशन अगर वो अच्छे इन्वायरमेंट में है, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, साफ सुथरा है, तो इससे बच्चे के ऊपर भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो फिर घर पे जाके साफ सफाई का ध्यान देगा। अगर उसके स्कूल के ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में हर जगह साफ सफाई है, तो इसलिए ये इन्वायरमेंट हो गया। तो ये हो गया
कि टीचर्स कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं बच्चों के साथ, तो इसके वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो जाते हैं। अगर डल के साथ आप अच्छे से बिहेव ना करें तो वो अपने को और भी डल समझेगा और वो फिर कभी एजुकेशन के ग्राउंड में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आप हमें ज़रूरत है कि हम सारे बच्चों को किस तरीके से इंक्लूड करके कोऑपरेटिव लर्निंग करा सके, जिससे कि डल से डल बच्चा और सुपीरियर बच्चा सब इंटरेस्टेड हो एवरेज बच्चे के साथ साथ। इंडिविजुअल डिफरेंसेस दो टाइप्स के होते हैं ना, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। इनहेरिटेड मतलब हेरिडिटी से, मतलब कोई लंबा चौड़ा है, किसी की बुद्धि ज़्यादा कम है, या किसका स्वभाव कैसा है, ये सब चीज़ें जो हैं वो हेरिडिटी से मिलती हैं। आगे देखते हैं एक्वायर्ड, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद वो क्या चीज़ अपने सामने दिखता है, कैसे कैसा उसका सोसाइटी है, कैसे कल्चर्स है उसके, क्या जहाँ वो रहता है वहाँ होली मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है, ईद मनाया जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो जैसा कल्चर देखेगा वो भी उसको अडॉप्ट करेगा और आगे वो भी बढ़ाता रहेगा। उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वो कैसे लोगों के बीच में रहता है। ऐसा तो नहीं है कि वो जहाँ वो रहता है वहाँ पे बहुत ही मतलब झगड़ा लड़ाई होता हो, वहाँ पे दया भावना ना हो, तो उसका भी इमोशन वैसा ही हो जाता है। वो भी लड़ाई झगड़ा देखेगा तो वो भी क्लास में आके वैसा ही रिएक्ट करेगा, जिससे आप अपने क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस साफ तौर पे देख सकते हैं कि अगर कोई बच्चा है, कोई तो बहुत ज़्यादा सिंपैथी इम्पैथी दिखा रहा है और कोई बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहा है, तो ये हो गया, ये दोनों में डिफरेंसेस हो गए, इसी को कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या हैं? ये हिंदी का है। मैंने एक स्लाइड ऐड किया है हिंदी स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। जैसे देखिए, हमने हेरिडिटी बता ही दिया है कि सबके सोचने समझने का तरीका अलग होता है। वातावरण भी, अब जैसा रहन सहन आपका रहेगा, आचार विचार जैसा रहेगा, उसी के अनुरूप बच्चा मतलब डिफरेंट हो जाता है। आपका रहन सहन अगर गांव की तरह है तो आप अगर शहर में जाएंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो मिलेंगे ही, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट गांव की तरह है, शहर की तरह नहीं है। इसलिए अगर क्लास में बच्चा दोनों जगह के बच्चे आ रहे हैं तो उनमें भी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे ही। लैंगिक विषमताएं, मतलब लड़के लड़कियों में भी शारीरिक बनावट, अक्सर लड़कियां लड़कों के कंपेयरिंग छोटी होती हैं। उनका एवरेज हाइट 5 फुट 6-7-9 इंच तक होता है। तो और इसके बाद संवेगात्मक, ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां ज़्यादा इमोशनली होती हैं। ये स्टीरियोटाइप्स का है। कभी कभी लड़कियों का आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, उनके कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है। अब तो लड़कियां बढ़ चढ़ के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और हमें ये स्टीरियोटाइप्स को हटाना है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां हैं तो वही रोएंगी, लड़के नहीं रोएंगे। दर्द जिसको होता है वो रोते हैं, लेकिन जैसा जिसका एनवायरनमेंट रहता है उस तरीके से सब चेंज हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के प्रकार क्या हैं? फिजिकल डिफरेंसेस, कोई बच्चा शॉर्टनेस, कोई टॉलनेस, कोई डार्कनेस, किसी का फेयरनेस, कोई कोई फैटनेस से अफेक्टेड है, कोई थिननेस से, कोई वीकनेस से, तो कोई बहुत ही स्ट्रांग रहता है, मतलब कोई मोटा पतला दुबला लंबा चौड़ा। ये सब जो देख के ही पता चल जाते हैं डिफरेंसेस। तो ये होता है फिजिकल डिफरेंसेस। क्लास में भी बहुत सारे बच्चे, कोई बहुत दुबला पतला छोटा सा बैठा है, तो कोई बहुत ज़्यादा मोटा भी बैठा है। तो ये हो गया फिजिकल डिफरेंसेस। अब देखते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की बात हमने पहले ही कर ली है कि किसी का आईक्यू एबव 120 के लगभग हो सकता है और कोई 0 to 50 इडियट भी हो सकता है। तो ये आपका मेंटल एबिलिटी के हिसाब से आप इंटेलिजेंस को देख लीजिए कि आपके क्लास में डल बच्चा भी है और बहुत ज़्यादा सुपीरियर बच्चा भी है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने पढ़ाई को बना रहे हैं, आप कैसे अपने पाठ्यक्रम को क्रिएट कर रहे हैं कि आप में आपके क्लास में जितने भी बच्चे सब एक्टिवली आपके क्लास को पार्टिसिपेट कर पाए, आपसे कनेक्ट कर पाए या आप उनसे कनेक्ट कर पाए। देखते हैं डिफरेंसेस। डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट में भी चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है किसी का आर्ट बहुत अच्छा हो तो कोई फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता हो, कोई चेस बहुत अच्छा खेलता हो। तो ये देखिए अलग अलग फैक्टर हो गए, कोई चेस का, कोई फुटबॉल का, और कोई पेंटिंग बहुत अच्छा कर रहा है, तो ये देखिए उसका इंटरेस्ट है। इस वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंस का ये फैक्टर ही हो गया ना, कि जरूरी नहीं कि जिसको फुटबॉल पसंद है तो इन तीनों को फुटबॉल पसंद है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इन सब में अलग अलग है, इसलिए ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक पार्ट है, टाइप्स है। दूसरा देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एटीट्यूड। एटीट्यूड
मतलब क्या हो गया दृष्टिकोण। कोई बच्चा आप किस तरीके से समझा रहे हैं, सबका दृष्टिकोण अलग-अलग होता है। कोई उसको पॉजिटिवली लेगा तो कोई नेगेटिव लेगा। ये हो गया। इसके साथ देखते हैं वैल्यूज़, उसके क्या वैल्यूज़ हैं, क्या मोरल एबिलिटीज़ है, वो किस चीज़ को सही, गलत, सत्य, अहिंसा, सत्य, मतलब आप झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ये सब चीज़ें भी हैं। कोई बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलता है बच्चों में, जल्दी-जल्दी वो सब कसम खाते हैं, तो ये सब इंडिविजुअल और कोई बहुत ज़्यादा सच्चाई बोलता है। तो ये हो गया उनके वैल्यूज़। वैल्यूज़ में भी चेंजेस हो सकते हैं। स्टडी हैबिट, अ, हाँ, स्टडी हैबिट का मतलब कभी-कभी किसी को ऑनलाइन पढ़ना मज़ा आता है, कोई पीपीटी से पढ़ना पसंद करता है, तो किसी को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए और कोई बुक से पढ़ना पसंद करता है। तो इन सब से भी हम देख सकते हैं, अगर हम क्लास 5 तक के बच्चों की बात करें तो हम प्रोजेक्टर यूज करते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रोजेक्टर से बच्चे ज़्यादा अच्छे से अटैच हो पाएंगे और अच्छा पढ़ पाएंगे। तो इसलिए स्टडी हैबिट भी अलग-अलग होती है। कोई बोल बोल के भी पढ़ता है क्लास में, आप क्लास में चले जाइए, कुछ बच्चे बोल के पढ़े तो कोई मन में ही पढ़ता है। तो उनका पढ़ने का अलग अलग तरीका है, इससे भी इंडिविजुअल डिफरेंस अफेक्ट होता है। आप इसके टाइप्स हो गए। आगे देखते हैं डिफरेंसेस इन साइकोमोटर स्किल। साइकोमोटर स्किल का मतलब यही हो गया कि उसका फिजिकल, जैसे ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। कोई फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है तो फुटबॉल खेलने में उसका जो हाथ है वो यूज होता है, जबकि पेंटिंग में उसकी उंगलियां यूज होती हैं। तो इसलिए ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल जरूरी नहीं कि जो फुटबॉल अच्छा खेलता है वो पेंटिंग भी अच्छा करता हो। इसमें भी डिफरेंसेस होते हैं। आगे देखते हैं डिफरेंसेस इन सेल्फ कॉन्सेप्ट। अपने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं किसी चीज को लेके। कोई कहता है कि पतंग उड़ता है तो कोई कहता है पतंग उड़ाया जाता है। तो ये देखिए कॉन्सेप्ट इन दोनों का अलग है। पतंग उड़ना ऑब्जेक्ट तो सेम है लेकिन उनके समझने का तरीका अलग अलग है। तो इसलिए इन सब चीजों से भी ये सब टाइप्स है इंडिविजुअल डिफरेंस के। आगे देखिए वही फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्या इन्वायरमेंट, हेरिडिटी, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपका क्या स्वभाव है, आपका जेंडर क्या है, आप रेस क्या कहते हैं, आपका एज, सब मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस के पार्ट हैं। आगे देखते हैं कि हम किस कैसे इसको अपने पढ़ाने के तरीके में ऐड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए क्लास में बहुत सुपीरियर बच्चा भी है और बहुत डल बच्चा भी है। तो इसलिए हम ऐसा ट्राई करेंगे कि जो डल बच्चा है, सुपीरियर बच्चा है, उसके साथ साथ ये देखिए एवरेज बच्चा, इन तीनों की जो क्रिएटिविटी रहे, क्यूरियोसिटी रहे, जिज्ञासा रहे पढ़ने की, वो बनी रहे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें वेरी सुपीरियर बच्चा ये बोर ना होने लगे, नहीं ये तो मुझे आता है मैं नहीं पढ़ूंगा, उसके लिए कुछ हार्ड क्वेश्चन रख सकते हैं। डल बच्चे के लिए कुछ इजी और एवरेज के लिए सामान्य। तो इस तरीके से हमको अपने पाठ्यक्रम को डिजाइन करना पड़ता है कि हमारा जो क्लास रहे वो बहुत ही क्यूरियोसिटी वाला रहे, बच्चे एक्टिवली हमसे पार्टिसिपेट कर पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए हमारे क्लास को। आप बीच बीच में फीडबैक भी ले सकते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो आप देख ही रहे हैं, वेरी सुपीरियर, एवरेज और डल, इन तीनों को आप अगर ऐड करके चलेंगे तो ये तीनों तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के पार्ट हो गए। अब इनको ऐड करने के लिए आप एवरेज प्लस वेरी सुपीरियर प्लस डल इक्वल टू इंक्लूसिव एजुकेशन। सबसे बड़ा फैक्टर इंक्लूसिव एजुकेशन का होता है। अगर आप उसको अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका क्लास बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं। आपको चाहिए कि आप सारे स्टूडेंट्स की एबिलिटीज, उनकी क्या कैपेसिटी, उनका क्या इंटरेस्ट है, हर चीज को आप देखें और उनको एक्सप्लोर करने का मौका दें। वो अपने पूरे पोटेंशियल को यूज कर सके। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा अगर आर्ट अच्छा करता है तो आप उसको बोल दें कि नहीं ये पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से सही नहीं है, आप आर्ट नहीं कर सकते। आप उसको मौका दें, अगर वो आर्ट में अच्छा है तो उसके लिए कॉम्पिटिशन रखवाइए ताकि उसमें बीट करे और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े और वो उस वाले क्षेत्र में आगे बढ़े और कल को जाके बहुत अच्छा पेंटर बन सकता है। आगे देख विद इन क्लास ग्रुपिंग। अब देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को में क्या होता है कि आप एक क्लास में गए, उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हैं, हो सकता है उसमें 3-4 ऐसे हों जो गाना बहुत अच्छा गाते हों, तो उनका ग्रुपिंग करें। जैसे सेम इंटरेस्ट रहे, सेम इंटरेस्ट रहे तो उन बच्चों को एक अलग ग्रुप में बैठा दीजिए। और कुछ पेंटिंग अच्छा करते हैं, कुछ खेलते बहुत अच्छा, कुछ चेस बहुत अच्छा खेलते हैं, तो इन सबको अलग अलग करके उनमें डिस्कशन कराइए। ये होता है विद इन क्लास ग्रुपिंग। इसके साथ बिटवीन क्लास ग्रुपिंग का मतलब आप अदर क्लास जैसे 6th 7th 8th के बच्चों को ले लीजिए और इनसे कंपटीशन करवाइए।
और इनसे ग्रुप डिस्कशन या किसी भी बात पे डिबेट्स ये सब कराइए, ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा। ये हो गया। अब लास्ट हमारा है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब हो गया कि बच्चों को कैसे कोऑपरेट करना है, कोई डल है, कोई इडियट है, कोई सुपीरियर, इन तीनों को लेके चलना है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इसका मेन पार्ट है, इसको लेके हम कोऑपरेटिव लर्निंग कर सकते हैं। तो हमने देखा आज की इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, उसके क्या प्रकार हैं, उसको कैसे यूज कर सकते हैं। सॉरी बैकग्राउंड साउंड के लिए। उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू। आज के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो डिस्कशन। आगे नए क्लास के साथ मिलेंगे आपसे, तब के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। लेट्स लर्न विद अंकु। और अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में अपने राय जरूर दें, जिससे हम आगे आने वाली वीडियो में सुधार कर सकें। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।